क्लियर है? तो चंद्रमा, तो चंद्रमा में ध्यान रखना, तो आप बताया चंद्रमा का मत कितना होगा, क्योंकि जितना जी है उसका कितना है, जितना जी होगा उसका आधा हो जाएगा, और आधा होगा तो कितना होगा 6/10, उसका क्रमांक कितना नहीं लेगा 10, क्योंकि यहाँ पर जो जी का मान होता है अब वो आराम से बैठ जाएगी। ठीक है, आप सोच होना चाहिए, अगर नहीं पढ़ना है तो आप आगे जा सकते हो, आप डिस्टर्बेंस नहीं, हम पढ़ा रहे हैं आराम से, अब हम बात नहीं कर रहे बिल्कुल हम आराम से, जो समझ में ना है वो बात पूछो, अब बात पढ़ने सीट इसका चेक में ऐसी पकड़ के आप स्टार्ट अगर आवाज आ गई, ठीक है चलिए हो गया, ये बात समझा दीजिए, उसके निरंतर भी करा दिए आगे। वो अगली है लो पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग, ठीक है पलायन वेग बोले, देखो ऐसा वेग, ऐसा वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाए, अंतरिक्ष में चला जाए, पलायन वेग कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, होगा ऐसा वेग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पृथ्वी से अंतरिक्ष, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है उसको छोड़कर पार करके सीधा कहां चला जाए, अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जो वेग चला जाएगा वो क्या कहलाता है, पलायन। या इसको दूसरी भाषा में अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगा, देखो होगा, आप दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हो, जिस वेग से अलग कह सकते हो ऐसा कोई वेग जिसे ऐसा कोई वेग जो पृथ्वी के वायुमंडल को या पृथ्वी के जो ऑर्बिटल है या पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाए, क्या कहलाएगा वो पलायन वेग। बिल्कुल अगला दूसरी परिभाषा लिखो, ऐसा वेग, देखो जिस वेग के कारण कोई वस्तु पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाए, अंतरिक्ष में चला जाए, पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष चला जाए, या आप ये लिख सकते हो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ दे, या आप ये अंतरिक्ष में चला जाए, ये भी बात लिख सकते हो, या ऐसा वेग जिस कारण कोई वस्तु पृथ्वी की कक्षा को छोड़ दे, पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चली जाए, या पृथ्वी की कक्षा छोड़ देती है, तो अभी वो क्या कहलाएगा, पलायन वेग। देखो जिस वेग के कारण कोई वस्तु पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में चली जाती है, पलायन वेग कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, होगा आप किसी वस्तु को इतनी तेज पृथ्वी पर खड़े होकर किसी वस्तु को इतनी तेजी से फेंकिएगा कि वह वस्तु पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर सीधा बाहर अंदर चली जाए, वो क्या कहलाता है, पलायन वेग। क्लियर है, वो कैसा वेग कहलाएगा, वो पलायन वेग कहलाएगा। अब वो इसके पास चलिए, जैसे आपको पता है हम अगर पृथ्वी सतह में रहते हैं, धरातल में रहते हैं, हम किसी वस्तु को वह पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं, किसी वस्तु को पृथ्वी को ऊपर की ओर फेंकते हैं, एक ऐसी स्थिति आती है कि जब तक इस वस्तु का वेग रहता है, जब तक इसमें वेग या बल रहता है, तब तक वस्तु पटक जाती है। एक ऐसी स्थिति आएगी कि वस्तु कहीं नहीं रुकेगी, और रुकने के बाद वही क्यों रुक जाती है, ये वस्तु वही क्यों रुक जाती है, रुकने के बाद वो एक क्यों आती है, पृथ्वी पर, और वो पृथ्वी की ओर जिस बल के कारण आती है उस बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी बल को पार करके वस्तु पृथ्वी छोड़ देती है।
क्लियर है? अगला पॉइंट देखो, पलायन वेग को VE से प्रदर्शित करते हैं, पलायन वेग को VE से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? पलायन वेग को VE से प्रदर्शित करते हैं। और वो जो पलायन वेग का फार्मूला होता है VE बराबर √2G2GM अपॉन R। क्लियर है? होगा। अच्छा, सिर्फ कितना होगा? 2GMR। 2GMR कितना होगा? 2GR होता है। एक रखो, जो पलायन वेग का मान होता है VE बराबर होता है √2GMR। 2GMR होता है जो 2GMR होता है, जिसमें 2GMR से 2GM अपॉन R सही होता है। पलायन वेग का मान होता है 2GM अपॉन R। पलायन वेग का जो मान होता है √2GM अपॉन R। 2GM अपॉन R, जिसमें अगर आप बात करोगे G क्या है, तो G सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण है, और यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन है वो G है। M पृथ्वी का वस्तु का द्रव्यमान है, तो R हुआ पृथ्वी की त्रिज्या है। R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। ये हुआ V। अब पलायन वेग हुआ कहां पर कितना होता है, सबका अलग-अलग है, अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग ग्रहों में पलायन वेग का मान अलग-अलग होता है। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी में पलायन वेग कितना होता है? होगा अगर आप पृथ्वी से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से किसी वस्तु को फेंकोगे तो पृथ्वी पर दोबारा वापस नहीं आएगी। क्लियर है? अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंकोगे कोई वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। ये पृथ्वी में पलायन वेग है। तो अगला पॉइंट लिखना है यही है, देखो पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग वो पृथ्वी पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। वो समझ रहे हो? किसी वस्तु को 1 सेकंड में कितना फेंक दो? 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। कोई वस्तु 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी? अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी तो पृथ्वी को क्या है? छोड़ के चलेगी। क्लियर है? और वो पृथ्वी में जहां पृथ्वी में आप जानते हो तो पृथ्वी में चाहे उसका दक्षिण को छोड़, जैसे हम यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तो पृथ्वी को पृथ्वी की सतह हम लोग खड़े हैं, पृथ्वी में जमीन जहाँ खड़े हैं उस दिशा को छोड़कर चाहे आप उत्तर को फेंक दीजिए, चाहे पूर्व को फेंक दीजिए, चाहे पश्चिम को फेंक दीजिए, अगर इतनी वेग से किसी वस्तु को फेंकते हो तो पृथ्वी कक्षा को छोड़ के वो पलायन। क्लियर है? पृथ्वी कक्षा छोड़कर वो पलायन करते हैं। ये होता है पृथ्वी के लिए पलायन में। ठीक, चलिए यही देखा और लिखना है। बताइए चंद्रमा पर पलायन वेग, चंद्रमा पर पलायन वेग बताओ कितना होता है? बताओ कितना होता है? देखो यहाँ पर होता है 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड। 4-3 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा में किसी वस्तु को हुआ आप इतनी स्पीड से फेंकते हो तो वह वस्तु पृथ्वी वापस कभी नहीं आएगी, चंद्रमा वापस नहीं आएगी, चंद्रमा कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाएगी। क्लियर है? वो वस्तु पृथ्वी में दोबारा वापस नहीं आ सकती है। ये वेग कहलाता है पलायन वेग। क्लियर है? और पृथ्वी के इतना होता है और चंद्रमा के इतना होता है। और यही वेग बताओ देखो सूर्य का पलायन वेग, सूर्य का पलायन वेग। और याद रखना होगा सूर्य पर किसी ने चढ़कर मापा नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य का अनुमान इतना ज्यादा है, वहां पर जी का मान पृथ्वी से इतना ज्यादा है, इसलिए वहां पर जो पलायन वेग है वो इतना हो सकता है। कितना होगा? 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर वो सूर्य पर आप किसी वस्तु को 1 सेकंड में 42 किलोमीटर फेंक देते हो तो वो वस्तु क्या होगी? पलायन करके सूर्य से बाहर निकल जाएगी, तो सूर्य की कक्षा में नहीं रहेगा। ये हुआ सूर्य का पलायन वेग है। ये पृथ्वी का पलायन वेग आपको हुआ क्या है? आपके चंद्रमा का पलायन। और ये बात आपको समझ में आई होगी पलायन वेग का मतलब क्या है? मतलब ऐसा वेग जिसकी वजह से कोई वस्तु पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर वापस चली जाती है, पृथ्वी कक्षा को छोड़ देती है, क्या कहलाती है? वो पलायन वेग। और पलायन वेग
आगे न्यूमेरिकल भी बोलेंगे, न्यूमेरिकल बोलेंगे उससे पूछे जाएंगे कि बताओ न्यूमेरिकल के मतलब किसी वस्तु का पलायन वेग कितना है, वहां पर जी का मान पता चले 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर पहले पढ़ा दिया है। m का मान बस वो सवाल में दिया जाएगा और r का मान भी आपके सवाल में न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। फिर आपको क्या निकालना होगा, पलायन वेग का मान निकालना, ठीक है। नोट कर रहे हैं वो जब बता देना आंसर। बयालीस किलोमीटर प्रति सेकंड। और वो याद रखना, देखो पृथ्वी का तो बिल्कुल मापा गया है, निकाला गया है अंतर में। चंद्रमा में भी क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का जी का मान मिलता है, जब यहाँ पर जितना जी का मान है चंद्रमा पर 1/6 बराबर जी का मान उससे निकाल दिया है चंद्रमा पर मान। लेकिन सूर्य पर कोई गया नहीं, लेकिन हाँ अनुमान वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो सूर्य का पलायन वेग होगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए हो गया। अगली हेडिंग होगा कक्षीय वेग। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग, ये कक्षीय वेग। होगा। अगर आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखने से आपको कुछ चीज समझ में आएगी और ये बात आपको सौरमंडल में पढ़ाया गया होगा, ज्योग्राफी में ये बात बताई गई होगी कि वो जो होते हैं, जैसे ये सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है और पृथ्वी क्या है, वो ग्रह है और चंद्रमा क्या है, वो ग्रह है। तो वो जितने भी ग्रह होते हैं वो सब किसकी प्रतिमा लगाते हैं, तारे की। जितने भी ग्रह होते हैं वो किसकी प्रतिमा लगाते हैं, तारे की। और पृथ्वी हमारा ग्रह है और पृथ्वी किस मतलब पृथ्वी का जो मेन तारा है कौन सा है, सूर्य है। तो पृथ्वी किसका शक्ल लगाती है, सूर्य का। क्लियर है। और चंद्रमा हुआ क्या है, वो ग्रह है, और चंद्रमा किसका उपग्रह है, ग्रह का। पृथ्वी का जो उपग्रह होते हैं ये किसकी शक्ल लगाते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, वो ग्रहों की बनते हैं। और चंद्रमा एक उपग्रह है, लेकिन किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। इसलिए चंद्रमा किसका शक्ल लगाता है। अब वो जो कक्षीय वेग लिखा होगा तो इसका मतलब होता है ऐसा वेग होगा, ऐसा वेग जिससे कोई ग्रह या उपग्रह, जैसे कोई ग्रह है इसके तारे, ये ग्रह इस तारे का, पृथ्वी सूर्य का और चंद्रमा पृथ्वी का जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिस कक्षा में वेग करते हैं, जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कहलाता है कक्षीय वेग। क्लियर है। उनका कक्षा निश्चित होता है, जो कक्षा होता है उनका ऑर्बिट होता है जिसमें वो चक्कर लगा रहे होते हैं, एक वो निश्चित ऑर्बिट होता है। ऐसा नहीं अलग अलग होता है, वो एक निश्चित ऑर्बिट पे ही चक्कर लगाते हैं और जो इस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और वो जो उनका वेग होता है क्या कहलाता होगा, कक्षीय वेग। क्लियर। देखो जब कोई ग्रह किसी तारे की एवं कोई उपग्रह किसी ग्रह की जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कक्षीय वेग कहलाता है। कक्षीय वेग कहलाता है। कक्षीय वेग कहलाता है। होगा अगर पृथ्वी हमारे सूर्य के जिस कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगा रही है वो कक्षीय वेग है।
ऐसे चंद्रमा होगा किसका चक्कर लगा रही है? पृथ्वी का। तो उस अपनी कक्षा में जितनी वेग से चक्कर लगा रही है उसे क्या कहा जाता है? कक्षीय वेग। क्लियर है? तो ये क्या कहते हैं? कक्षीय वेग। जिससे वो कोई वस्तु किसी के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो क्या कहलाती है? कक्षीय वेग। और एक क्वेश्चन होगा इसी को जो कक्षीय वेग है, इसी जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो वो इसी को कहा जाता है क्या? इसी को एक ये वेग है या इसी को कहा जाता है ग्रहों की या उपग्रहों की गति, जिसे कहा जाता है परिक्रमण गति। इसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। बोलो ये कक्षीय वेग, कक्षीय वेग कहलाता है। ठीक है, चक्कर लगाते हैं तो क्या कहलाता है? कक्षीय वेग कहलाता है। ठीक है, कक्षीय जैसे होगा इसी को ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ज्योग्राफी में सब पढ़ोगे वो किसी भी ग्रह या उपग्रह, जो भी ग्रह या उपग्रह होते हैं उनकी गति दो प्रकार की होती है। एक गति होती है परिभ्रमण, एक गति होती है वो परिभ्रमण, परिभ्रमण गति, या इसी को आप घूर्णन गति कहते हैं। इसी को आप घूर्णन गति कहा जाता है। और दूसरी होती है वो आपका परिक्रमण, परिक्रमण, परिक्रमण शब्द बना है परिक्रमा से। परिक्रमण शब्द किससे बना है? परिक्रमा से। और आप अगर किसी परिक्रमा लगाते हो तो कौन लगाते हो? जब कोई वस्तु बीच में होती है और उसके आप चारों घूमते तो वही क्या कहलाती है? परिक्रमा। ऐसे वो देखिए जब भी कोई उपग्रह किसी ग्रह का, जब भी कोई उपग्रह किसी ग्रह का वो चक्कर लगाता है या गति अपने जिस मान में चक्कर लगाता है वो गति क्या कहलाती है? परिक्रमा। या अगर आपसे पूछ लिया जो पृथ्वी, पृथ्वी का जो सूर्य, पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है इसे क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। क्लियर है? और इसी परिक्रमण गति को क्या कहा जाता है? कक्षीय रहेगा। होगा जब कोई ग्रह या उपग्रह अपने अक्ष में जहां वो खड़ा है वहीं खड़ा होकर घूमता है, अपने अक्ष में घूम रहा होता है, अपने चारों तरफ घूम रहा है, उसे परिभ्रमण कहा जाता है। भ्रमण मतलब आगे पीछे घूमना होगा, कोई अपने अक्ष में खड़े होकर घूमना होगा क्या कहलाएगा? परिभ्रमण। और घूम रहा है घूर्णन, उसे परिभ्रमण और घूर्णन गति कहलाती है। क्लियर है? जब किसी के चारों तरफ घूमना है, किसी के चारों तरफ परिभ्रमण लगाना है, परिभ्रमण क्या होगा? परिक्रमण। क्लियर है? कौन सी होगी? परिक्रमण। क्या करेगा? आगे कक्षीय वेग को, कक्षीय वेग को, कक्षीय वेग को VO से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। VO प्रदर्शित करते हैं, कक्षीय वेग को VO से प्रदर्शित करते हैं। VO से प्रदर्शित करते हैं। और वो इसका जो मान होता है कक्षीय वेग का, कक्षीय वेग की जो फार्मूला होगा VO बराबर होगा Gm/r²। Gm/r। VO बराबर होगा Gm/r। ठीक है, जो कक्षीय वेग का मान है, कक्षीय वेग का जो मान होता है क्या होता है? VO बराबर होगा Gm/r। ठीक, जबकि हमने प्लाइन में पढ़ा है तो प्लाइन में क्या पढ़ा है? V बराबर होता है 2Gm/r। ये 2Gm/r। हो गया? कौन सा? अभी आप यहीं पे हो, समझ रहे हैं कैसे छूट गया? आज नहीं क्लास में बैठे हैं, नहीं क्लास में मन नहीं लगता ना? नहीं लग रहा। जिसको आलस आ रहा है, नींद आ रही है, कंफर्म है, उसको ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, कंफर्म है। और जिसको आ रही है पसंद है, जिसको नींद आ रही है, जिसको आलस आ रहा है, क्योंकि हाँ मानते हैं आपकी पहली क्लास हो सकती है जैसे हम जो बात पढ़ा है, आप 20 से पढ़ रहे हैं उसकी चीजें कम समझ में आएंगी। जब आप बिल्कुल शुरू से पढ़ोगे हर एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक, 20 में हो सकता है कि कुछ चीजें नाम ही नहीं सुना, ये होता क्या है, नाम ही नहीं सुना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आप नाम सुन के पढ़ोगे तब जानोगे ये चीजें क्या होती है, क्या होता है। ठीक, बस आप बैठे रहिए, देखते रहिए, जो चीजें पढ़ाएं, जो पढ़ना है, जो बात कोशिश करेंगे पूरी हम बताएं, समझाएं आपको, हर चीज पूरी समझ में। ठीक है, हाँ जितने भी तारे होते हैं सभी तारों की एक अपनी फैमिली होती है। हाँ जितने भी यूनिवर्स में तारे होंगे, जितने भी यूनिवर्स में तारे होते हैं वो सारे में उनकी एक फैमिली होती है। और जो तारों की फैमिली होती है उसे सौर मंडल के नाम से जानते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं।
क्लियर है? जैसे हमारा सूर्य, सूर्य हमारा एक तारा है और सूर्य का जो परिवार है उसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल। सौरमंडल में आप देखोगे 8 ग्रह आते हैं, बहुत सारे उपग्रह होंगे, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह होंगे, उल्कापिंड होंगे, तो आप ये होगा कि ये सारा मिलकर क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। जबकि सूर्य भी किसी ना किसी का परिवार का हिस्सा होता है। जो सूर्य होगा वो मंदाकिनी या गैलेक्सी का हिस्सा होता है। क्लियर है? मंदाकिनी या गैलेक्सी का हिस्सा होता है। ठीक है? चलिए अब जैसे देखिए, अगर वो हम अपने ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे, तो वो पूरे ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 कितनी होगा? क्या है? मंदाकिनियां हैं। कितनी मंदाकिनियां हैं? जैसे आप गैलेक्सी को, हाँ, इन्हीं को आकाश गंगा कहोगे। किसी को क्या वैसे है मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा नहीं, हमारी जो मंदाकिनी है उसका नाम है आकाश गंगा मिल्की वे। हमारी जो मंदाकिनी उसका नाम क्या है? आकाश गंगा या मिल्की वे। और हुआ ये हो गया तो मंदाकिनी, और जितनी मंदाकिनियां हैं और हुआ प्रत्येक मंदाकिनी में जो वो प्रत्येक मंदाकिनी है इसमें 10 की पावर 11 तारे हैं। 10 की पावर 11 तारे हैं। मतलब सुनो, पूरे ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में 10 की पावर 11 तारे हैं। अब होगा इसी 10 की 11 होगा जो प्रत्येक मंदाकिनी है, इन्हीं मंदाकिनी जो एक मंदाकिनी, उन्हीं मंदाकिनी में एक मंदाकिनी जिसका नाम क्या है? आकाश गंगा। क्या नाम है? आकाश गंगा। आकाश गंगा या इसी को आप कहते हो मिल्की वे। ठीक है? इसी को मिल्की वे कहा जाता है, या इसी को आप दुग्ध मेघला कहेंगे। दुग्ध मेघला। और सुनो, इस दुग्ध मेघला जो इसका मतलब जो आकाश गंगा है, मिल्की वे है, इसमें कुल तारों की संख्या कितनी होगी? इसमें कुल तारों की संख्या कितनी होगी? 10 की पावर 11। क्लियर है? और इन्हीं तारों में से एक तारा कौन सा है? सूर्य। एक तारा क्या है? सूर्य। और इसका जो परिवार है वो क्या कहलाता है? सौरमंडल। इसका जो परिवार है क्या कहलाता है? सौरमंडल या सोलर सिस्टम। क्लियर है? जब पढ़ाया जाएगा डिटेल से अभी आप ठीक है? बस बना कि पूरी यूनिवर्स में ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 मंदाकिनियां हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में 10 की पावर 11 तारे हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में जो 10 की पावर 11 तारे हैं और उन तारों में से एक कुल का परिवार होता है सबका, और वो परिवार है वो सौरमंडल। ये हमारे सूर्य का परिवार है सौरमंडल, और उसी के अंदर हम आगे पृथ्वी है, बहुत सारे ग्रह हैं, शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शनि, और मंगल है, ये सारे ग्रह आपके सूर्य के परिवार के अंतर्गत। ठीक है? तो 10 की पावर 11, 10 के पीछे 11 जोड़ लेंगे। 11 से काउंट करो कितनी संख्या होगी? 10 के पीछे 11 तारे लगा लीजिए, काउंट करो कितनी संख्या होगी? इकाई से क्या पता करो कितने तारे होंगे। अब वो कर लीजिए, जिसमें है कर लीजिए कितने तारे होंगे जाके, और जो तारे होंगे वो प्रत्येक एक मंदाकिनी होता है, जो जैसे मान लो कुल मंदाकिनियां हैं 10 का 11, कितनी मंदाकिनियां हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में इतने ही तारे हैं, और उन तारों में से एक परिवार होता है जिसको परिवार का क्या कहता है? सौरमंडल। ठीक है? सौरमंडल। चलिए ठीक है? खड़े बनाइए। खड़े बना होगा पलायन वेग और अच्छी वेग में संबंध। अच्छी वेग में संबंध। पलायन वेग और अच्छी वेग में हुआ संबंध। ठीक है? चलिए अब इनसे क्या संबंध है? अगर आपसे पूछा है इनका संबंध देखिएगा। आप जानते हो पलायन वेग क्या होता है? v बराबर होगा क्या होता है? जो v बराबर है आपको जबकि अच्छी वेग क्या होगा? v नॉट बराबर होगा gm ये तो पढ़ाया ना, एक बार बताया हुआ ये होता है जो आपका ये होता है कच्ची वेग और ये होता है आपका ये। इनके अगर संबंध की बात करो तो जैसे मान लो जो कच्ची वेग है, सॉरी ये पलायन वेग है, ये हुआ पलायन वेग, तो पलायन वेग ये है और ये हुआ क्या है? कच्ची वेग है। कच्ची वेग, ठीक है? कच्ची वेग होगा, इसको पलायन वेग वाले को मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है? इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 में डिवाइड कर देते हैं समीकरण नंबर 2 का, समीकरण नंबर 1 में डिवाइड कर देते हैं
समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय समीकरण सेकंड। तो जो मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, VE अपॉन V0, VE अपॉन V0, और यहाँ पर आएगा होगा क्या, √2GM अपॉन R बटे √GM अपॉन R। बताइए आया कि नहीं है, क्लियर है। अब वो बताइए इससे अगर इसको हम इसमें कुछ बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, √2 है, उसको बाहर निकालेंगे तो क्या √2 निकल आएगा। तो इसका वो जो मान निकलेगा वो निकलेगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या निकलेगा, √2 मल्टीपल GM अपॉन R स्क्वायर बटे √GM अपॉन R स्क्वायर। और जरा देखिए क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, दोनों सेम है ना, तो वो दोनों सेम है। यहाँ पर मान क्या लिख देंगे, यहाँ मान निकलेगा VE अपॉन V0 बराबर निकलेगा √2 अपॉन P, √2 अपॉन P। और वो आप जानते हो इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो VE अनुपात V बराबर √2 अनुपात P। क्लियर है। एक तो मान ये ले सकते हैं, एक मान ये ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं VE बराबर √2 या कैसे V0 √2। क्लियर है, V0 √2। इससे एक बात क्या समझ में आ रही है, तो जो पलायन वेग होता है कक्षीय वेग का क्या होगा, √2 गुना। पलायन वेग होता है कक्षीय वेग का √2 गुना, याद है नहीं समझते हैं फॉर्मूला जो हमने बीच में बताया, देखिए पलायन वेग का फॉर्मूला ये बताया था, कक्षीय वेग नहीं बताया। और इसका समीकरण नंबर 1 मान इसका 2 मान लिया, समीकरण नंबर 1 में समीकरण सेकंड में भाग कर दिया, और जब भाग किया तो मान लिया VE अपॉन V0, और यहाँ से देखेगा 2GM अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन निकलेगा √2GM। इसमें से हमने √2 कॉमन कर लिया, जब √2 कॉमन कर लेंगे तो GM अपॉन R बटे GM अपॉन, ये से पूरा कट जाएगा। जब पूरा कटेगा तो यहाँ पर आएगा VE अपॉन V0 बराबर इक्वल √2 अपॉन 1। और जब देखने एक मान ये निकलेगा, एक मान ये। अगर पूछेगा कि कक्षीय वेग और पलायन वेग का अनुपात कितना होता है, तो √2 अनुपात 1 अनुपात होता है, लेकिन कितने गुना होता है, पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना। ठीक है, अब पहले बनाओ फिर पहले बनाइए। डेरिवेशन बोलेंगे तो एक साथ शुरू कराएंगे, अभी कुछ थ्योरी बची तो उसको पढ़ लेते हैं, एक साथ। ठीक है, हो गया। तो ये भी चीज इसमें पलायन वेग अच्छी वेग भी होगी। अगली हेडिंग करो होगा क्या, अगली हेडिंग आप बताइए ध्रुवीय उपग्रह। आपने सुना होगा भूतुल्की उपग्रह या फिर होगा ध्रुवीय उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह और जियो सैटेलाइट उपग्रह। क्लियर है, इस कहने में ये हुआ ध्रुवीय ग्रह या ध्रुवीय उपग्रह।
उपग्रह जो जो पृथ्वी की सबसे नजदीकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की सबसे नजदीकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं कहलाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। ठीक, अब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्या काम करते हैं, याद रखना होगा। ध्रुवीय उपग्रह मौसम संबंधी जानकारी देते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ऐसी मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखो ध्रुवीय उपग्रह मौसम संबंधी जानकारी देते हैं। ठीक है, होगा याद रखना कि कैसे होते हैं, मौसम संबंधी जानकारी होते हैं और ये बहुत चारों पर चक्कर लगाते हैं। ये पृथ्वी चारों पर ये स्थिर नहीं होते, ये स्थिर नहीं होते। ये पृथ्वी जैसे है तो पृथ्वी सूर्य चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी कक्षा में जाके घूमते रहते हैं, पृथ्वी चक्कर में घूमते रहते हैं। ये होते हैं और ये पृथ्वी चारों तरफ घूमते हैं और दुनिया भर के देशों ने सब ने अपने उपग्रह भेजे हुए हैं और सब लोग अपने देश के लिए, जैसे मान लो जैसे पृथ्वी है, अब वो पृथ्वी में सेट किया गया क्या, जैसे पृथ्वी है अब पृथ्वी को सेट कर दिया गया जैसे हमारा इंडिया है, जैसे मान लो ये इंडिया है, इंडिया ना, तो ये उपग्रह इंडिया के ऊपर ही रहेगा, हमेशा ऐसा भेजा रहेगा कि जब इसकी लोकेशन होगी कहां, इंडिया के जब भी इंडिया आएगा इंडिया के ऊपर ही स्थिर रहेगा। क्लियर, इंडिया के ऊपर ही स्थिर रहेगा। तो मौसम से संबंधित जो भी घटनाएं होने वाली हैं, ये सारी सूचनाएं कहां भेजता रहेगा, पृथ्वी पर, और हमें पता चलता है कि धूप है, 2 घंटे बाद बादल आ जाएगा, अगले घंटे बारिश हो जाएगी, पता चल गया कि अगले घंटे आंधी आ जाएगी, बहुत तेज हवाएं चलने लगेगी, या भयंकर गर्मी बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा। हम मोबाइल खोल कर चेक करते हैं, तो मोबाइल खोल कर आप चेक करते हैं तो ये आपको कहां से पता चलता है, याद रखना नहीं, जो पोलर सैटेलाइट है वही पोलर सैटेलाइट से आपको पता चलता है। याद रहेगा, किससे पता चलता है आपको, पोलर सैटेलाइट से या ध्रुवीय उपग्रह से आपको पता चलता है। ठीक, आगे होगा भू-स्थिर उपग्रह। भू-स्थिर उपग्रह ठीक है, होगा ये क्या होते हैं, होगा ऐसे उपग्रह जो बहुत एक पृथ्वी के निश्चित क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते हैं। बात सुनिए, पृथ्वी के निश्चित क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते हैं। ये क्या है, पृथ्वी अपना अलग चक्कर लगाती है, अपना अलग चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो स्थिर उपग्रह होते हैं, वो जैसे पृथ्वी जहाँ तक घूमेगी, जैसे पृथ्वी घूमेगी उसी साथ ही चक्कर लगाएगी। इनके पृथ्वी की घूमने की और इनके घूमने की जो गति होती है बिल्कुल सेम होती है। इनका जो उपग्रह का परिक्रमण जो काल होता है, जो आवर्तकाल होता है, वो पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होता है। क्लियर है, और ये होगा क्या है, ये हमें एंटीना, सर्वर है, फोन वाला सर्वर हो गया, एंटीना हो गया, या जो आप डिश टीवी लगा रहे हैं, डिश टीवी सैटेलाइट उपग्रह हो गए, इन सब की जानकारी हमें देते हैं कौन, आपके भू-स्थायी उपग्रह। क्लियर, भू-स्थायी या कैसे भू-स्थिर उपग्रह। ठीक, देखो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हैं, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और पृथ्वी के साथ चक्कर लगाते हैं।
भू-स्थिर उपग्रह, भू-स्थिर उपग्रह कहलाते हैं, भू-स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। भू-स्थिर उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाते हुए याद रखना भू-स्थिर उपग्रह कहलाते हैं। क्लियर है? एक बात लिख लो भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। देखो भू-स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण के बराबर होता है। बराबर, ठीक है, बराबर होती है, बराबर। और एक बात याद रखना, जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं ये चक्कर पृथ्वी कैसा लगाते हैं? ये पृथ्वी चक्कर उत्तर से दक्षिण लगाते हैं। तो ध्रुवीय उपग्रह है कि पृथ्वी चक्कर उत्तर से दक्षिण ध्रुव चक्कर लगाते हैं ये। जबकि जो भू-स्थिर उपग्रह होते हैं ये भूमध्य रेखा, ये कहाँ स्थापित किए जाते हैं? भूमध्य रेखा में। और भूमध्य रेखा में स्थापित किए जाते हैं, भूमध्य रेखा के इस तरफ पश्चिम से पूर्व, पश्चिम जैसे पृथ्वी घूम रही होती है उसी दिशा में ये भी घूमता है। जैसे पृथ्वी है, कुछ है पृथ्वी हुआ अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? अपने अक्ष पे घूम ले या सूर्य का प्रतिमा लगाए तो किसमें लगाती है? पश्चिम से पूर्व। ऐसे वो याद रखना, जो भू-स्थिर उपग्रह ये भी कैसे चक्कर लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व, ठीक। जैसे बताओ पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने देर में या कितने घंटों चक्कर लगा लेती है? एक पूरा चक्कर पृथ्वी में कितने लगा लेती है? अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगा देती है? 24 घंटे में लगाती है। तो वो 24 घंटे के साथ साथ ये भी 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, ठीक है। देखो भू-स्थिर उपग्रह, भू-स्थिर उपग्रह, भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हुआ स्थापित किए जाते हैं। बात क्या है? दूसरी बात एक होगा भू-स्थिर उपग्रहों, भू-स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। परिक्रमण काल या बोलेंगे लोग आवर्त काल 24 घंटे होता है, 24 घंटे होता है, ठीक है। 24 घंटे होता है, 24 घंटे होता है, 24 घंटे होता है। अगर आपसे पूछा जाए इनका नाम क्या है, याद रखना होगा यह उपग्रह दूर संचार, ये उपग्रह दूर संचार के लिए उपयोगी होते हैं। तो ये उपग्रह दूर संचार, दूर संचार प्रणाली को संचालित कराते हैं, ठीक है। आज जो आपके फोन में सिग्नल आ रहे हैं, आपके टीवी में सिग्नल आ रहे हैं, आपके रेडियो में सिग्नल आ रहे हैं, ये जो सिग्नल आ रहे हैं, ये जो किरणें आ रही हैं, किन उपग्रह द्वारा संचालित हो रही है? वो किसे? भू-स्थिर उपग्रह द्वारा संचालित हो रही है। क्लियर है? आपने वो देखा होगा कि आप देखते हो तो जैसे आप अलग-अलग कंपनियों की सिम ले, जैसे जियो है, रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल है, वोडा है, बीएसएनएल है, तो इनकी वो ये उपग्रह जो इनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं, जो उपग्रह लगाए जाते हैं, इसी उपग्रह स्थापित किया गया। जैसे भारत सरकार द्वारा इसरो ने अंतरिक्ष में भू-स्थिर उपग्रह स्थापित किया और भू-स्थिर उसमें उपग्रह स्थापित किया। तो जब उसने उपग्रह किया तो होता किसका है? सरकार। अब सरकार ने बोला उसमें सर्वर, उसमें एक उपग्रह बहुत सारे सर्वर लगाए जाते हैं, एक उपग्रह बहुत सारे सर्वर लगे होते हैं। सरकार में वो सर्वर है, अब वो सरकार किसी उद्योगपति को सर्वर बेच देती है। सरकार क्या करती है? किसी उद्योगपति, भाई सरकार को पैसा निकालना है, क्योंकि सरकार को पैसा आएगा तभी दूसरा काम हो पाएगा, दूसरा प्रयोग होगा। तो सरकार वो क्या करती है? उस पैसे किसी सर्वर को किसी उद्योगपति को बेच देती है और वो उद्योग
उद्योगपति उस सर्वर को खरीद लेता है, ठीक है। उद्योगपति उस सर्वर को खरीद लेता है और खरीदने के बाद वो क्या करेगा, वो अपने कंपनी के नाम से, उसका जो भी नाम होगा अपनी कंपनी के नाम से सिम बेचेगा, चाहे वो डिश हो सकता है, मोबाइल सिम हो सकती है, फोन हो सकता है, बेचेगा। और वो जो सर्वर है सिर्फ उसी की फोन में ही प्रसारित होगा, उसी की सिम में प्रसारित होगा, उसी की डीटीएच जो भी होगा उसी में प्रसारित होगा। अब जब लोगों को देगा, जो लोग हैं लोग उसके बदले क्या देंगे, पैसा, और जो पैसा उसने सरकार दिया वो पैसा किससे निकालेगा, हम लोग से। क्लियर? ऐसे आपकी अलग अलग कंपनियां होगा, अपनी कंपनियों को वो ठीक है। क्या समस्या है, क्या किसी पकड़ेगा, क्या है, वो टोटल समय से कम रहता है। एक्चुअल समय हम नहीं बता रहे, लेकिन एक अनुमानित जो समय था वही होता है, अनुमानित समय ये होगा। अगर आप बात करते हो कितना समय लगता है तभी वो याद रखना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, तभी एक पूरा परिक्रमण करती है। और परिक्रमण जब परिक्रमण करती है तो वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। नोट कर लो, ठीक। आप पूछोगे तो बताएंगे कि वही खिचड़ी पकाते रहोगे तो बता देंगे, पूछो तो बताएंगे। पृथ्वी का भ्रमण, परिभ्रमण है। परिभ्रमण जो मतलब है अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेना, अपने अक्ष पे चक्कर लगाने को वो लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, ठीक है। एक और पूछा पृथ्वी परिक्रमण का कि सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है, सूर्य का परिक्रमा लगाती है उसमें कितना लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी इतने देर में लगा पाती है और अपने अक्ष में चक्कर ऊपर वाले से लगा पाती है। अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का, और सूर्य का परिक्रमा लगाने में समय लगता है पृथ्वी कितना 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय। चलिए अब बुक लाओ न्यूमेरिकल कराते हैं। बुक अगर लगाया है तो कोई कर दीजिए, उसको न्यूमेरिकल कराते हैं, जो अपने न्यूमेरिकल पूछेगा हमसे। एक बार कुछ छूटा है तो बता रहे हैं, नहीं छूटा तो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आगे करने को चालू एक और हमने और इसमें छूटा हुआ है उस नियम को भी कर लेते हैं, फिर लास्ट में ही न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल सबसे बड़ा देखो हेड देखो हेड बनाइएगा केपलर के ग्रहों संबंधी नियम, केपलर के ग्रहों संबंधी नियम, अरे बनाओ केपलर के ग्रहों संबंधी नियम, केपलर के ग्रहों संबंधी नियम, ठीक है। केपलर के ग्रहों संबंधी नियम, ठीक है। केपलर के ग्रहों संबंधी नियम अगर आपसे पूछा जाए बताइए, जो ये सबसे पहले आपको पूछा जाए कि ग्रह जो होते हैं वो जो ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी, बताइए ये बात को सबसे पहले किसने बताई? एक व्यक्ति का नाम सुना वो कॉपरनिकस, एक का नाम सुना है कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि
हुआ बहुत पहले, हमारे जो ऋषि मुनि रहे उन लोगों ने बहुत पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी हुआ क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये बात जब केपलर ने यूनान को ये बात कही, वहाँ के लोगों को बताया कि सूर्य हुआ क्या है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती है। और वहाँ के राजा बड़ा गुस्सा लगा, क्या एकदम खगोलीय नियम बता दिया, आज तक दुनिया में ऐसा हो नहीं रहा। उन्होंने कहा अगर सूर्य पृथ्वी चक्कर लगाती तो हमारा घर काहे नहीं बदल जाता है, हमारा घर इस तरफ से उस तरफ काहे नहीं होता है, और हम वहीं बने रहते हैं, सूर्य को लेते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है पश्चिम चला जाता है, हम तो वहीं खड़े रहते हैं, हम वहीं खड़े, यहाँ से निकला वहाँ चला गया। लेकिन क्या ये गलत है? तो हुआ इस आरोप में वहाँ के राजा ने केपलर को फांसी दे दी। ये केपलर झूठ बोल रहा है, गलत बता रहा है, लोग जनता के प्रति गलत जो ज्ञान है, जो ज्ञान गलत ज्ञान बता रहा है, इसलिए झूठ बता रहा है, उसको फांसी दे दी। उसको वो क्या किया, फांसी दे दिया। क्यों? उन्होंने बताया केपलर ने कि वो ग्रह, सारे ग्रह होते हैं, सारे चक्कर तारों चक्कर लगाते हैं, और बताया पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। वहाँ के लोगों की बात समझ में नहीं आई और वहाँ लोगों ने बात नहीं मानी। क्या रहा है, झूठ बोल रहा है और गलत ज्ञान दे रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, इसका आरोप लगा कर केपलर को फांसी दे दी। और वो कुछ समय बाद केपलर आए, एक व्यक्ति का नाम क्या है, केपलर, दूसरे वो वैज्ञानिक केपलर आते हैं, और जब उन्होंने सिद्ध करके दिखाया तब पूरी दुनिया को पता चला कि जो कोपरनिकस ने पहले कहा हुआ है बिल्कुल सही है। बस सबसे पहले उन्होंने ये बात सही है, लेकिन आप माने क्या है, कोपरनिकस उन्होंने पढ़े उनकी गलत हो गई। क्लियर? तो ग्रहों से संबंधित जो नियम दिए थे वो सबसे पहले बताया किसने कि हुआ ग्रह स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर है, ग्रह जो है हुआ सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया था, कोपरनिकस ने। लेकिन अगर पूछा है ग्रहों से संबंधित नियम किसने दिए थे तो क्या नियम किसने दिए हैं तो क्या तो वही लिखो हुआ ग्रहों से संबंधित तीन नियम, ग्रहों से संबंधित तीन नियम केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ग्रहों से संबंधित तीन नियम हुआ केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। क्लियर? केपलर नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक है, चलिए। अच्छा वो क्या है? ये जो नियम दिए किसने दिए थे? केपलर। नियम किसने दिए? केपलर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये किसने बताया था? याद रखना, ये बताया था कोपरनिकस। किसने बताया? कोपरनिकस। जबकि ग्रहों से संबंधित नियम किसने दिए थे? केपलर। ठीक, देखो हुआ तो ये बता दिया, जो केपलर ने वो ग्रहों से संबंधित नियम दिए, तो ग्रहों से संबंधित तीन नियम दिए हैं। अब होगा ये कौन से तीन नियम है देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 होगा प्रथम नियम। मेरे भाई प्रथम नियम होगा। जो पहला नियम है केपलर का, वो प्रथम नियम दिया है। प्रथम नियम होगा, इसी प्रथम नियम को कहा जाता है कक्षा का नियम। इसे वो कहा जाता है कक्षा का नियम। कक्षा का मतलब वो समझ रहे हो कि जब भी कोई ग्रह किसी अन्य तारे का या कोई उपग्रह किसी अन्य ग्रह का चक्कर लगाएगा, तो वो जो जिसमें चक्कर लगा रहा है वो क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। तो जो वो प्रथम नियम या कक्षा का नियम उन्होंने बताया कि सारे ग्रह होगा, जो सारे ग्रह हैं तारों के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इसमें चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, देखो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर
दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। पहला नियम ये है, इसे कहा गया कक्षा नियम। और कक्षा नियम में कहा हुआ जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के जो चक्कर लगा रहे हैं, किस चक्कर कैसे लगा रहे हैं? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार को कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये बात बताई, पहला नियम क्लियर है। ये पहला नियम। नंबर दूसरा है जो दूसरा नियम होगा। जो ग्रहों का दूसरा नियम है इसे क्षेत्र का नियम कहते हैं। क्षेत्र का नियम, इसे हुआ क्या कहा जाएगा? क्षेत्र का नियम कहते हैं। इसे क्षेत्र का नियम कहते हैं। अब वो देखो क्षेत्र क्या होता है। जैसे मान लो हुआ ये हमारा क्या, ये है जैसे सूर्य, ये हुआ क्या है? सूर्य, ठीक है। और आप जानते हो इसके चारों तरफ कोई ग्रह दीर्घ वृत्ताकार में, ये क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है। जैसे मान लो हुआ कोई ग्रह है, जैसे मान लो हुआ कोई भी ग्रह है, वो हुआ इधर है। कोई ग्रह कहाँ है? इधर है। और इधर से इधर आने में उसे कितना समय लगा? एक। कोई ग्रह इधर है, इधर से इधर आने में हमने मान लिया इसको 10 सेकंड का समय लगा। क्लियर? 10 सेकंड का। इधर से इधर आने में हुआ पहले उसकी स्थिति ये बन रही थी, ठीक है, स्थिति मतलब उसे 10 सेकंड आने में हुआ कितनी दूरी तय की, तो अगले 10 सेकंड में ही वो कितनी ही दूरी तय करेगा। जितनी एक स्थान से दूसरे स्थान में जितनी दूरी तय किया, अगले 10 सेकंड में कितनी ही दूरी तय करेगा। क्लियर? जब जैसे मान लो वो हुआ जो ये ग्रह है उस तरफ आता है, यहाँ से लेकर से यहाँ गया, यहाँ गया, तो 10 सेकंड हुआ जितनी दूरी उसने इस तरफ तय की थी उतनी ही दूरी इस तरफ तय करेगी। क्लियर है? वो जितनी दूरी इस तरफ तय की गई थी मतलब समान समय में समान दूरी तय करता है। इसका मतलब ये है कि जब वो कोई ग्रह सूर्य चक्कर लगाता है तो समान समय में समान दूरी या समान क्षेत्र तय करता है। क्लियर? दूसरा देखो, दूसरा देखो, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो समान समय में समान दूरी तय करता है। तो समान समय में समान दूरी तय करता है। समान समय में समान दूरी तय करता है। समान समय में समान दूरी तय करता है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो समान समय में समान दूरी या समान क्षेत्र तय करता है। ये केपलर का दूसरा नियम है। ठीक है, ये केपलर के ग्रहों संबंधित होगा दूसरा नियम है। समान समय में समान दूरी तय करता है। ये बता रहे हैं वो कौन? केपलर है। ये बता रहे हैं वो केपलर। चलिए ये हो गया, तो ये बात आपको समझ में आ गई। वो ये कौन सा है? दूसरा नियम। अब यही देखना मतलब तीसरा नियम। इसे कहा जाता है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम, इसे कहा जाता है परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम, ठीक है। इसे वो क्या कहा जाएगा? परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, परिक्रमण काल का नियम। अब इसकी इसका मतलब समझो। जैसे मान लो ये सूर्य है, ये पूरा सूर्य है, हो गया, और सूर्य पर कोई ग्रह है ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और वो ग्रह इधर है। ये कोई ग्रह हमने मान लिया हुआ, ये क्या है? ग्रह। ठीक है, ये हुआ क्या है? ग्रह। तो बताओ इस ग्रह की सूर्य से कुछ ना कुछ दूरी होगी। ये हुआ क्या होगी? दूरी। और इस दूरी को क्या कहा जाएगा? पार। सूर्य से इस ग्रह की दूरी हुआ क्या है? पार है। क्लियर है? और बताओ ये जो पूरा ग्रह है इसको यहाँ से पूरा चक्कर लगाकर यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाने में पूरा जो समय लगेगा उसी क्या कहा जाएगा? परिक्रमण काल। और उसी का
ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है उसे क्या कहलाता है? परिक्रमण काल। ये जो तीसरा नियम ये कहता है कि जब कोई ग्रह पूरा सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसके परिक्रमण काल, अब परिक्रमण काल को किससे प्रदर्शित करते हैं? T से। उसका जो परिक्रमण काल है उसे T से प्रदर्शित करते हैं। तो परिक्रमण काल का वर्ग उसके दूरी के घन के अनुपाती है। दूरी के घन के अनुपाती है। मतलब सुनो, होगा एक ग्रह है, इसका पूरा एक चक्कर लगा लेना क्या कहलाएगा? परिक्रमण काल, जैसे T कहोगे। और सूर्य से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है? r है। तो तीसरा नियम ये कहता है कि इसका जो ग्रह इसका जो आवर्त काल होगा, इसका परिक्रमण काल है, तो परिक्रमण काल का वर्ग और इसके बीच की सूर्य और उस ग्रह के बीच की दूरी r के घन के अनुपात काल। और वो इसमें फार्मूला बनेगा, तब पढ़ोगे T स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब। ये जो फार्मूला बनता है वो होता है इसका तीसरा यहाँ परिक्रमण काल का नियम से, तीसरे यहाँ परिक्रमण काल के नियम से। अब देखो इस नियम के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसके परिक्रमण काल का वर्ग एवं सूर्य से उसके मध्य दूरी मध्य की दूरी का घन के अनुपाती होता है। सूर्य से उसके मध्य की दूरी का घन के अनुपाती होता है। तो सूर्य से उसकी दूरी का घन के अनुपाती होता है। क्या होगा? दोबारा बोलना है, विज्ञान से अभी बता रहे हैं, अभी देखो, ठीक है? विज्ञान अब देखो, माना ग्रह का परिक्रमण काल T, तथा सूर्य से दूरी r है, तो परिक्रमण काल कितना है? तो परिक्रमण काल क्या है? तो परिक्रमण काल T है, अथवा सूर्य से दूरी क्या होगा? तो सूर्य से दूरी क्या होगा? सूर्य से दूरी r है। तो वह फार्मूला बनेगा T स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब। चित्र अगर बना लो, ये दूसरे का चित्र है, ये दूसरे का चित्र है, वो दूसरे का है, ये बताइए नियम के बारे में पढ़ा लिया आपने? गति के नियम, गति का नियम चैप्टर पढ़ा, उसमें लिखवा में नहीं पढ़ा लिया था। कोई वस्तु लिख रहे हैं, ऊपर की ओर जा रही है तो कैसा भी होगा, नीचे की ओर आ रही है, चलिए उसको यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक का गति से संबंधित होता है और ग्रेविटेशन से संबंधित होता है, इसको भी यहाँ, ठीक है? तो ग्रहों के संबंधित जो नियम है वो नियम का हो गया। अब इसमें हम कुछ पॉइंट वन लाइन में पॉइंट बोल रहे हैं, देखो ये उसमें जो बताने वाली बात है हमने बता दिया। जैसे हमने क्या बताया, हमने बताया देखो कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? और ग्रहों संबंधित जो नियम दिए थे, नियम किसने दिए? बस यही बात है। अब हेडिंग लोगों को इसमें हेडिंग बना लीजिए, लिफ्ट की गति, लिफ्ट की गति, ठीक है? अब लिफ्ट की गति क्या होगी, कैसे काम करती है, ऊपर जाने में भाग में क्या परिवर्तन आता है, नीचे आने में क्या होता है, डोरी फूट है उसमें क्या परिवर्तन होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और बस खास इतना ही रखते हैं, इसके बाद अगली क्लास में, ठीक है, पढ़ेंगे। तो इस सब जो अगली बात होगी, हाँ जिनके पास बुक है वो